हाँ चले, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और अभी हम लोग बात करेंगे कि किसे कहा जाता है एडोलसेंस का एज। ठीक है, तो एडोलसेंस का जो एज ग्रुप है, ये देखिए जरा, 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है? इसको एडोलसेंस एज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एडोलसेंस। और जब हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो बताया था कि एम्ब्रियो कब कहा जाता है, फिटस कब कहा जाता है, नियोनेट कब कहा जाता है, इन्फेंट कब कहा जाता है, चाइल्ड कब कहा जाता है, और कब एडल्ट कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये जो फेज है ये एडोलसेंस है। और आपसे पूछे कि बताओ कौन सा एज ग्रुप है, तो क्या बताओगे? 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप है वही एडोलसेंस है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में ये बोला जाए, जो 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप है, इसे कहोगे कि ये ब्रिज है ना? तो ये ब्रिज है जो किसको जोड़ता है? चाइल्डहुड को, ठीक है, एडल्टहुड से। बचपन और जवानी को कनेक्ट करने वाला है ये। ठीक है, ये एडोलसेंस एज ग्रुप है 12 से 18। चलिए, जो एडोलसेंस का मतलब सिर्फ ये 12 से 18 साल के सिर्फ समय से नहीं है, साथ में जो फिजिकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उससे भी जुड़ा हुआ है ये। तो कहने का मतलब सही मायने में एडोलसेंस का मतलब एक समय से भी है और एक प्रोसेस से भी है ना? तो दो पी हैं, तो एडोलसेंस में दो पी हैं। एक पी क्या है? पीरियड है, और दूसरा पी क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला सवाल है कि एडोलसेंस इंक्लूड करता है, दो का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका? पीरियड का और प्रोसेस का। पहला सवाल। दूसरा, कौन सा एज ग्रुप है जो इसमें कंसिडर हो रहा है? क्या बताओगे? 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप है। या कहोगे ये ब्रिज है जो किसको लिंक करने का काम कर रहा है? चाइल्डहुड को एडल्टहुड से। एक सवाल ये हो गया। चलिए, जब पर्सन, जब बच्चा अपने एडोलसेंस एज में होगा, तो उस दौरान बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होंगे। ट्रू एंड फॉल्स में कहेगा कि एडोलसेंस इज accompanied by several biological and behavioral changes, तो आप कहोगे एस। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसके बाद देखिए यहां पे एडोलसेंस ये बहुत ज्यादा वनरेबल फेज है, जिस दौरान दिमागी और मानसिक विकास होता है। तो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का सबसे वनरेबल फेज है ये। सबसे वनरेबल फेज कहने का मतलब यह है कि इसी एज ग्रुप के दौरान ये डिसाइड होगा कि जो मानसिक और दिमागी जो उसकी कैपेसिटी है वो किस ओर डेवलप हो रहा है। क्या वो डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है, या वो ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा ले रहा है, ठीक है, या प्रॉपर जो है वो नॉर्मल मेंटली जो है वो फिट है, मेंटली भी हेल्दी है वो। तो ये सारी चीजें इसी एज ग्रुप में डिसाइड होती हैं। तो इस वजह से इसको सबसे ज्यादा वनरेबल फेज बोला जाता है दिमागी और मानसिक विकास के लिए। किसको? एडोलसेंस को। ठीक है, एक सवाल ये रहेगा। अगला सवाल यह है कि इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा चांस होता है लत लगने की। किसकी लत लगने की? ड्रग और अल्कोहल की लत लगने की। इसी वजह से इस एज ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये ज्यादा वनरेबल फेज है जहां पे एडिक्शन हो सकता है ड्रग का और अल्कोहल का। ठीक है, क्यों इस एज ग्रुप में ज्यादा चांस है लत लगने का, एडिक्शन आने का किसी सब्सटेंस से, ड्रग से, अल्कोहल से? कारण है कि इन लोगों में, ये बिल्कुल यंग लोग हैं, तो इनमें क्या है? क्यूरियोसिटी है।
है ना, कि भाई कोई ड्रग या कोई अल्कोहल उसको जानना चाह रहे हैं कि कैसा लगता है, तो जो है थोड़ा सा पी के देखे कैसा लगता है, ठीक है। ओके, तो ये है एक बात की क्यूरियोसिटी है। दूसरा क्या है, ये यंग पर्सन है तो इनको, ठीक है, एडवेंचर, एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन करने में इनको ज्यादा क्या है, ज्यादा इनको अच्छा लगता है। ये सोचते हैं कि अच्छा पीक देख लेते क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा तो गिरे पड़े रहेंगे, घर वाले आएंगे ले ही जाएंगे, ठीक है ना। तो क्यूरियोसिटी है और एडवेंचर और एक्साइटमेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यही कारण है जिससे कि जो यंग लोग हैं वो किधर मोटिवेट हो रहे हैं, ड्रग और अल्कोहल की तरफ। तो यहां एडोलसेंस से ये सवाल लेगा, फिलहाल ये सवाल याद रखना। पीरियड है, प्रोसेस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, 12 से 18 साल का एज ग्रुप है, ठीक है। चलिए अब दो सवाल इसमें आपको बताएंगे कि एडिक्शन क्या है और विड्रॉल सिंड्रोम क्या होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एडिक्शन कहने का मतलब लत है। अब इस चैप्टर में 5-6 सवाल और है, वो सब आपको बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एडिक्शन ड्रग का या अल्कोहल की जो लत है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एडिक्शन को बोला जाता है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, मानसिक रूप से जुड़ाव हो जाना, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाना किससे, कुछ प्रभाव से। और प्रभाव कौन देगा, ड्रग देगा और अल्कोहल देगा। दोबारा सुनो, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, क्या याद कर रहे हैं कि क्या होता है एडिक्शन, तो क्या होता है एडिक्शन, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है कुछ अफेक्ट से। जैसे कि ये देखो, यूफोरिया, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्या होता है यूफोरिया, यूफोरिया एंड ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबीइंग, जो किससे जुड़ा हुआ है, ड्रग से भी जुड़ा हुआ है और अल्कोहल से जुड़ा हुआ है ना। तो इन अफेक्ट से क्या हो जाना, कनेक्ट हो जाना। तो दोबारा पढ़ लेते हैं, एडिक्शन साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है कुछ प्रभाव से। कौन सा प्रभाव है, यूफोरिया है, ठीक है, हेलुसिनेशन है, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो हम पढ़ के आ रहे हैं उसी से इसका अटैचमेंट है, लगाव, ठीक है ना। चलिए, हाँ चलिए, तो ये तो हो गया एडिक्शन, ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, ये हो गया एडिक्शन। दूसरा टर्म है यहां पे डिपेंडेंस और विड्रॉल सिंड्रोम। तो डिपेंडेंस क्या होगा, निर्भरता क्या होगी बॉडी की किसी किसी भी ड्रग या किसी अल्कोहलिक बेवरेज के साथ, यह है क्या, डिपेंडेंस एक टेंडेंसी है बॉडी की टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम if irregular dose of drug and alcohol is abruptly discontinued। डिपेंडेंस है क्या, डिपेंडेंस यह है कि जैसे मान लो कोई कोई पर्सन है जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग या अल्कोहल डेली ले रहा है ना, उसने एक रूल बना लिया है कि हमको डेली इतना लेना है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर जितना भी वो पी रहा है वो पी रहा है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया है, जितना डोज वो प्रॉपर ले रहा था या जितना ड्रग वो ले रहा था, कुछ भी हीरोइन कोकीना जो भी कुछ, आपने क्या किया है, अचानक वो डोज देना, वो ड्रग और अल्कोहल देना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। जैसे ही आप ये बंद करोगे तो विड्रॉल सिम्टम आएंगे, है ना, विड्रॉल सिम्टम आएंगे
और देखिए ये क्या है, विड्रॉल सिम्टम, आप इसको देख लीजिए। जैसे घबराहट होगी उसको, ठीक है, एंजाइटी में रहेगा वो, अगर आपने वो डोज अपरब्ध कर दिया, रोक दिया अचानक, है ना, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, है ना, और वोमिटिंग की फीलिंग आएगी, नाजिया फीलिंग होगा, और क्या होगा, उसके स्वेटिंग होगी, तो घबराएगा, है ना, वोमिटिंग उल्टियां जैसे उसकी होंगी, है ना, पसीना होगा उसे, हाथ पैर उसे कांपेंगे। और अगर ऐसा किसी सब्सटेंस की वजह से हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये आदमी उस पार्टिकुलर ड्रग या अल्कोहल पे क्या हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। तो किसी पर्सन को डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब उसका डोज आप रोक दो, तो डोज रोकते ही क्या हो रहा है, विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं। तो अगर ड्रग या अल्कोहल अचानक रोक देने पे विड्रॉल सिम्टम आए, तो हम ये कहेंगे कि ये पर्सन उस चीज पे क्या हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है। हमारा सवाल यह है कि विड्रॉल सिम्टम कौन से हैं। तो अल्कोहल और ड्रग क्या करेगा, शरीर का नाश कर देगा, विनाश कर देगा। तो बताइए क्या है, एन फॉर, ए फॉर, दो एस हैं, सडन एंड सेकंड, हाथ पैर कांपेंगे, देखा थोड़ा सा लो दो, थोड़ा थोड़ा ही ला दो ही घुट ला दो, लेकिन पिला दो। चलिए ओके, हाँ इस पार्ट पे नोट करिएगा जरा, यहां लिखिए अल्कोहल एब्यूज, अल्कोहल एब्यूज। कुछ सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल आपको यह बताने जा रहे हैं, अल्कोहल स्टिमुलेंट है कि डिप्रेसेंट है, अल्कोहल स्टिमुलेंट है कि डिप्रेसेंट है, आपको क्या लग रहा है। अच्छा हीरोइन में क्या कहा है, डिप्रेसेंट, है ना, कुकिंग में स्टिमुलेंट यार, और कैनाबिनॉइड में अल्कोहल क्या लग रहा है, स्टिमुलेंट है कि डिप्रेसेंट है। तो मतलब जो दारू पी रहा है वो डिप्रेस होने के लिए पी रहा है। अल्कोहल स्टिमुलेंट है कि डिप्रेसेंट है, अल्कोहल एक्ट्स एज डिप्रेसेंट। नोट करिए, लाइन से नोट करिए कुछ सवाल। तो डिप्रेशन के जैसे कार्य करेगा अल्कोहल। दूसरा सवाल आपको यह बता रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, ब्रेन के किस हिस्से को प्रभावित करता है अल्कोहल। नाम पढ़िए, ब्रेन का हिस्सा क्या नाम है, सेरिब्रम नहीं लिखा है, सही से पढ़िए, सेरिबेलम लिखा है। किसका पार्ट होता है सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। और आपके जानकारी के लिए बना दें कि सेरिबेलम का कार्य है कोऑर्डिनेशन करना, तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन का, ये देखिए जरा, ये दोनों टिप क्या हो रहे हैं, प्रॉपर जो है ये आपस में आके टकरा रहे हैं, कि ये पॉसिबल है क्योंकि मेरा सेरिबेलम सही से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो काम है सेरिबेलम का कोऑर्डिनेशन। एक
छोटा सा एग्जांपल हमने दिखाया आपको, ये कोऑर्डिनेशन है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं चाह रहा हूं कि ये मार्कर उठाऊं, तो इसका फैसला हमारे सेरिब्रम वाले पार्ट में हुआ, सेरिबेलम में नहीं। कहां हुआ है? मैं इस मार्कर को उठाना चाह रहा हूं, तो ये फैसला सेरिब्रम में हुआ है। और पूरा जो प्लांट मस्कुलर मूवमेंट है, जब मेरा पूरा ये फोर आर्म राइट हैंड इधर आ रहा है पेन की ओर पकड़ने के लिए मार्कर को, तो वो सब कहां प्लान हुआ है? सेरिब्रम में हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान से देखना, क्या अगर ये हाथ यहां ऐसे आ जाए तो क्या मैं इस मार्कर को होल्ड कर पाऊंगा? नहीं पॉसिबल है। कब तक नहीं पॉसिबल है? जब तक ये पांचों उंगलियां या दो या तीन उंगलियां प्रॉपर मार्कर की ओर न आए। तो ये देखना, ये पूरा काम अब तक जो हो रहा है ये सब सेरिब्रम कराया है। लेकिन ये देखना, ये जो फिंगर ऐसे मूव करके मार्कर की ओर आ जा रही हैं, ये किसका कार्य है? ये सेरिबेलम का कार्य है। तो सेरिबेलम का काम है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। ये पार्ट शराबियों में अफेक्टेड है, हमेशा के लिए अफेक्टेड नहीं है ना? जब ड्रिंक करेंगे तब क्या हो जाएगा? तब अफेक्ट हो जाएगा सेरिबेलम वाला, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा पेशेंट। पर्सन जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो दरुआ है, जो दारू पी के अभी आ रहा है, सबसे पहले जब ठेके से उठेगा, है ना, तो चप्पल या जूते में उसका पैर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, है ना? बार बार वो चप्पल में डालेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो चप्पल फेंक देगा। ठीक है ना? कहेगा बिना वैसे चलते हैं, है ना? वहां से उठेगा तो जहां उसकी बाइक या जहां साइकिल है वहां पहुंचेगा गिरते पड़ते, है ना? साइकिल उठाएगा लेकिन जाहिर सी बात है चला नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। फिर साइकिल भी छोड़ देगा, कुछ दूर और चलेगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चलने के लिए प्रॉपर क्या है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ना? जब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा तो एक पर इधर जाएगा, एक पर इधर जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। चलना तो चाह रहा है, सेरिब्रम प्रॉपर काम कर रहा है उसका, है ना? तो वो फैसले ले रहा है और वो एक्शन भी कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं, तालमेल नहीं बिठा पा रहा, तो पहुंच नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है रास्ते में कहीं गिरा पड़ा मिलेगा, घर वाले आएंगे टांग के ले जाएंगे। तो याद रखना, ये आपको याद करा। देखिए इधर कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, तो आपका आंसर क्या है? सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। ओके, पढ़ो क्या लिखा? हाइपोग्लाइसेमिया। क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिया? शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर दे? डाउन कर। तो क्या करता है अल्कोहल? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करा देता है, हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है। रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है, रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है। एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो, कोई भी गाड़ी, भले ही फोर व्हीलर, आप गाड़ी से जा रहे हो, है ना? सामने से कोई गाड़ी आती है तो आप चौकन्ने हो जाते हो और अपना जो स्टीयरिंग है, जो हैंडल है, उसको मोड़ लेते हो समय से। ठीक है, आप किनारे हो जाते हो, सामने वाली गाड़ी निकल जाती है। अगर रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, है ना, तो आप सोचोगे कि गाड़ी आ रही है सामने से, अभी मोड़ ले रहा हूं, अभी मोड़ लूंगा। जब तक आप मोड़ोगे तब तक वो सामने वाली गाड़ी आके क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रिएक्शन टाइम क्या हो गया है? बढ़ गया है। न जो रिएक्ट होना था वो क्या है? थोड़ा देर से हो रहा है, और थोड़ा सा देर होने का मतलब ज्यादा देर हो जाना। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से बता रहे हैं कि ड्रिंक करने पे जो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कारण क्या है ना? जो ड्रंकन पर्सन है वो सोचता है ठीक है यार, अभी अभी कर लूंगा किनारे, आ तो रहा है, जब तक वो सोचेगा तब तक सामने से तो रिएक्शन टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। ओके,
क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं पढ़ोगे क्या? दारू पी लिए हो क्या दिन में? फिर चिल्ला रहे हो यार तुम लोग। क्या करोगे? अब दिमाग देखकर मैं करना बता रहा हूं, और सही में मैं चला जाऊंगा यार। हाँ, अब पैसे ले लिए हमने। अरे पढ़ो यार, पढ़ो। चलो चलो देखते हैं इसे। या देखिए, हाँ, तो अगला सवाल आपको ये याद कराने जा रहे हैं कि अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है कहां? स्टमक में। नशेड़ी तो चाहेगा होठों पे ही एब्जॉर्ब हो जाए। नशा तो था फिलहाल इसोफेगस में, तब भी एल्पेंट्रिक कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ही क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो कहां एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब मेजर प्रोपोर्शन कहां, स्टमक में एब्जॉर्ब होता है अल्कोहल का। ठीक है, चलिए, अब जो हम कुछ भी खाते पीते हैं, ठीक है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक से पहले कहां जाता है? पहले लिवर में जाता है ना, तो लिवर में जाने के बाद से ब्लड में रिलीज होता है। तो ये देखिए, अल्कोहल गया कहां? लिवर में। लिवर में जब गया है तो वहीं पे एक एंजाइम है, नाम तो आपने सुना ही है, तो एक बार पढ़ दीजिए नाम इसका, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसने क्या किया है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। नाम पढ़िए, अरे नाम पढ़िए, पहचानिए क्या लिखा है, एस्टल्डिहाइड है। क्या है? एस्टल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड क्या करेगा, लीवर में फैट का डिपोजिशन कराना शुरू कर देगा। क्या करेगा? फैट का डिपोजिशन शुरू कराना शुरू कर देगा। तो ऐसे पर्सन की जो लगातार दारू पी रहा है, आप जब उसका अल्ट्रासाउंड कराओगे तो लिखेगा फैटी लीवर। रिपोर्ट जब आएगी तो क्या लिखा रहेगा, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसे लिखा रहता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सिग्निफिकेंट नहीं है ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो और पी रहा है, लगातार पीता ही जा रहा है, क्रोनिक अल्कोहलिक हो चुका है। क्रोनिक अल्कोहलिक वो है जो डेली पिएगा, है ना, वो पानी की जगह दारू ही पी रहा है, तो क्रोनिक अल्कोहलिक हो चुका है। अब ये जो फैट का डिपोजिशन है इतना ज्यादा हो चुका है कि जो लीवर के खुद के सेल्स हैं उस फैट की वजह से क्या हो गए, दब गए, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं पूरे। मतलब लीवर के सेल मर गए, किस वजह से, इतना फैट डिपॉजिट हो गया उसमें। और जब लीवर मर जाएगा ना बेचारा, तो क्या कहेंगे, सिरोसिस हो गया है। तो सिरोसिस होने का मतलब है डेथ ऑफ लीवर, लीवर मर गया। अब लीवर मर गया तो आदमी भी मरेगा। अगर आप चाह रहे हैं आदमी को बचाना लीवर सिरोसिस के बाद, तो किसी को पकड़ के लाइए जो अपना लीवर दान करे इसको। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही उपचार है इसका, क्रोनिक अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, जहां पे लिवर सिरोसिस हो चुका है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्कोहल एक्ट एज डिप्रेसेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्कोहल डिप्रेसेंट के जैसे कार्य करता है। अल्कोहल लेने के बाद अगर कोई आदमी बिना मतलब की बकवास कर रहा है, लंबी चौड़ी बातें फेंक रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप समझ जाइए वो बहुत समझदार है, दारू
का सहारा लेकर के वो अपनी जो भी बातें करनी है कर रहा है, क्या? तो एक्चुअली क्या है, अल्कोहल जो है डिप्रेशन के जैसे कार्य करता है। तो अल्कोहल लेने के बाद आदमी जो है वो इमोशनल हो सकता है, क्योंकि सीएनएस क्या है, डिप्रेस हो चुका है, तो वो रो सकता है लेकिन वो झगड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई अल्कोहल लेने के बाद झगड़ा कर रहा है तो इसका मतलब है अभी अच्छे से चढ़ी नहीं है उसको। ठीक है, तो बन के बातें करता है। चलिए इसको कंप्लीट कर लिया ना, ओके। हाँ, ये देखिए जरा, ये लिवर सिरोसिस के बारे में दिया है, ये लाइन में पढ़ के सुना दे। द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एल्डोसेंस may also have long term impact. It could lead to heavy drinking in adult. कह रहा है कोई आदमी है जो एल्डोसेंस में पीना शुरू किया है, तो जब वो यंग होगा तो बड़ा पेपर बन जाएगा, ये कह रहा है। इधर आइए, द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, लगातार कोई ड्रग या अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो डैमेज हो जाएगा उसका नर्वस सिस्टम और लिवर। ठीक है, याद रखिएगा। The use of drug and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. प्रेगनेंसी के दौरान कोई लेडी ना ड्रिंक कर रही है या ड्रग ले रही है तो उसके बच्चे पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ओके, अब इसके दो सवाल और हैं, उसको आप याद करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। याद देखिए, ड्रग्स के मिसयूज के बारे में बात हो रही है, दुरुपयोग कौन करेगा? खिलाड़ी लोग कर सकते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन है, जो एथलीट है, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्यों करेंगे? अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्पोर्ट पर्सन है वो किन किन चीजों का दुरुपयोग कर सकता है। नंबर दीजिएगा, पहला देखिए, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जैसे मॉर्फिन एक बढ़िया सेडेटिव है और पेन किलर है। तो स्पोर्ट पर्सन है, अगर वो जो ऑपियोइड है उस पार्टिकुलर समय पे ले लिया है, जब उसको खेल करना है या उसे दौड़ना भागना है, तो उसे दर्द तो महसूस ही नहीं होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? उस समय के लिए क्या होगी? बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो पहला क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक। दूसरा क्या है? एनाबोलिक स्टेरॉइड। एंड तीसरा क्या है? डाइयूरेटिक। और चौथा क्या है? चलिए नंबर दीजिएगा कि स्पोर्ट पर्सन किन चीजों का मिसयूज करते हैं। 1 2 3 4 नंबर दीजिए, तो बताइए क्या क्या है 1 2 3 4 में। तो पहला तो यह है, देखिए, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दूसरा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तीसरा है डाइयूरेटिक और कुछ हार्मोन भी है। ओके, अब अगले सवाल पे आइए। हम लोग जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपने नाम सुना होगा कार्टिसोल का। ठीक है, कार्टिसोल अलग अलग कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन क्या, अलग अलग इसके फॉर्म होते हैं, उसी में अलग अलग नाम से मिलता है। ठीक है ना, ढेरों नाम आपने सुना होगा, डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेक्सोना, तरह तरह के नाम से आता है। ये सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का क्या साइड इफेक्ट है मेल के बॉडी में और फीमेल के बॉडी? क्यों इस पे इतना ज्यादा फोकस करके ये बता रहा है? क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल है ना, मौजूदा समय में जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एथलीट हैं, वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल का ग्रोथ कराने के लिए। इस वजह से फोकस कर रहा है इस पे कि आप जानिए कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या दुष्परिणाम है, ये जानने के लिए। ठीक है ना, चलिए देखिए जरा, फीमेल्स में, सबसे पहले फीमेल्स में देखते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड का क्या साइड इफेक्ट है। सबसे पहला क्या है? मैस्कुलिनाइजेशन हो जाएगा ना, फीमेल की बॉडी कैसे दिखने लगेगी? मेल के बॉडी की तरह। क्यों? क्योंकि मसल का क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा, मस्कुलर ग्रोथ हो जाएगा, तो फीमेल बॉडी दिखने लगेगी कैसे? मेल के जैसे। इसे क्या बोला जाएगा? मैस्कुलिनाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो लेडी एनाबॉलिक स्टेरॉइड लगातार ले रही है तो उसमें एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा,
ठीक है ना। इसके अलावा मूड स्विंग होगा, जिसका मूड स्विंग होगा वो पता नहीं आप पे किस बात पे गुस्सा हो जाए ये पता नहीं चलेगा, है ना। कभी मूड अच्छा रहेगा और कभी मूड बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। मूड नहीं जानते हो, मूड का मतलब मन, ओके। तो यह है मूड का स्विंग होना। अगला क्या है, डिप्रेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एबनॉर्मल हो जाना, है ना, और दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो जाएगा और आवाज भारी हो जाएगा। तो दैट मीन्स लो पिच हो जाएगा कि हाई पिच हो जाएगा, लो पिच हो जाएगा, मेल के जैसे होगा। कैसे, मेल के जैसे। इसी को बात से बंद करना है कि फीमेल में क्या साइड इफेक्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड के, एक सवाल ये। दूसरा, अब हम लोग देखेंगे कि मेल में क्या साइड इफेक्ट है, इसको देखते हैं। चलिए देखिए साइड इफेक्ट, देखिए सबसे पहला देखिए मेल में सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या है, एक्ने, है ना, मुहासे आएंगे इसको, ठीक है। अगला क्या है, मेल ऑलरेडी एग्रेसिव है और ज्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा। मूड स्विंग यहां पर भी है, डिप्रेशन यहां भी है, ठीक है। चलिए देखिए, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल, बॉडी बन जाएगी लेकिन टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्टिस के साइज में रिडक्शन हो जाएगा। जब टेस्टिस के साइज में रिडक्शन हो जाएगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, किडनी और लीवर के डिसफंक्शन या उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इधर देखिए, जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट में बदलने लगेगा, ठीक है। प्री मैच्योर बालनेस, बताओ अभी इतनी चीजें हो रही थी, बाल भी गिर गया बेचारे का, है ना। अगला क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इलाज हो गया, है ना। किसी बॉडी बिल्डर को ये बातें पढ़ा दो, आपको तुरंत भगा देगा वहां, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट है किसके, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के, ये मेल में और ये फीमेल में। चलिए अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि एडोलसेंस एज ग्रुप में हम अल्कोहल और ड्रग का, जो एडोलसेंस एज ग्रुप में जो लत लग जाती है, जो एडिक्शन हो जाता है अल्कोहल या ड्रग का, उसको कैसे उसको रोका जा सकता है, उसके रोकथाम के क्या उपाय। तो अभी हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, एडोलसेंस एज ग्रुप में कैसे लत न पड़ने पाए अल्कोहल और ड्रग का किसी बच्चे को जो उस एज ग्रुप में है। किस एज ग्रुप में, 12 से 18, मतलब एडोलसेंस एज ग्रुप में है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो पेरेंट के लिए है, ठीक है। क्या कह रहा है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ठीक है। तो ये पेरेंट को सुझाव दिया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है और वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके दोस्त के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बिना मतलब के उसको प्रेशराइज कर रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो हो सकता है उसकी वजह से आप बार बार उसको इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो कि वो इधर से भागे और उधर चला जाए, किधर, अल्कोहल और ड्रग की ओर चला जाए। तो पहला, बिना मतलब के दोस्तों को देख करके अपने बच्चे पे कोई प्रेशर न बनाया जाए, ठीक है ना। ओके, आगे आइए। अगला क्या है, दूसरा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। मान लो अगर उसको लत पड़ ही गई है तो अब क्या किया जाएगा, अब उसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा कि भैया मत पियो, गलत कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, आगे आ जाओ। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट एंड पीयर, लेकिन बात अब और बढ़ चुकी है ना, ज्यादा एडिक्शन हो गया है, समझाने से भी नहीं समझ पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम उसकी सहायता करना चाहेंगे। पहले समझा रहे थे लेकिन अब उसकी सहायता करना चाहेंगे किसी भी तरीके से कि वो जो भी नशा कर रहा है उसको क्या करे, उसको छोड़ दे। इसको क्या बोलेंगे, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर। तो जो गार्जियन है और जो उसकी साथी है
उससे लगातार बातचीत करें और उसको समझाएं बुझाएं और उससे ये सलाह दें कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर बात और बिगड़ गई है तो ध्यान देना होगा डेंजर साइन पे। डेंजर साइन कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि दोस्त जो आपसे काफी बातचीत कर रहा था वो अब आपसे कटा कटा रह रहा है, ज्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, ठीक है। आप उसके रूम में जा रहे हैं तो आपको भगा दे रहा है और दरवाजा बंद कर ले रहा है ना। तो आप ध्यान देंगे उससे प्रॉपर बातचीत करना नहीं, कहीं लटकने में जा रहा होगा डिप्रेशन में। चलिए, अगर ज्यादा बात बिगड़ गई है तो अब क्या किया जाएगा? अब मानसिक रोग विभाग में उसको ले जाएंगे और उसका इलाज कराएंगे। तो सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प।